एक व्यक्ति जिसे पूरे समाज ने लाचार कहा, वही समाज आज उन्हें एक प्रेरणा की तरह मानता है। स्पेशली दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारे काम किए कि राष्ट्रपति ने भी उन्हें पद्मश्री से नवाजा। जी हाँ, हमारे साथ है ऐसे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व जिनका नाम होता है श्री कन्नूभाई टेलर जी। आनंद के पास अड़ास गांव में मेरा जन्म हुआ था। तब मुझे बुखार आया, 8 महीना का था तब कि उसको पोलियो में ताव तो आया था। जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया वो ताव ले गया, पर दोनों पाँव भी साथ में छोड़ के गया। कि अब मेरी माँ बहुत रोती थी, पापा भी रोते थे, सब बोलते थे। मैं दुख नहीं देना चाहता था, इसके लिए मैं मरना चाहता था, पर भगवान ने मुझे वापस भेज दिया, तो अभी मैं मरूंगा नहीं। ये 1979 में जो फ्री ट्रेवल फैसिलिटीज के लिए आपने जो आमरण अनशन किया था और मोरारजी देसाई ने उसके लिए उसकी क्या कहानी है? एसटी बस के चेयरमैन को, उसका मैं एमडी को, सबको लेटर लिखता रहा कि भाई हमको कंसेशन दो, पर मेरी बात किसी ने 1 साल तक सुना नहीं। अहमदाबाद का जनसत्ता पेपर निकलता था, लोक सत्ता पेपर था, तो उसमें हेडिंग आया कि एक दिव्यांग चेयरमैन की ऑफिस के सामने एसटी बोर्ड के चेयरमैन के वहाँ आमरण उपवास पर बैठा है। तो वो टाइम मोरारजी देसाई और ये पेपर पढ़ के सीधा मेरे पास आया और बोले, कन्नू भाई आपको ये आमरण उपवास पे बैठेंगे, आप मर जाओगे तो ये कुछ करेंगे नहीं, है तो कांग्रेस की सरकार है। फुटपाथ पे अपना जीवन बिताया, प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, वो कहानी हमें अब बताइए। मैंने 3 साल सैयदपुरा में फुटपाथ पे मैं सो रहा, मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं था। जब आपने सूरत में पहला स्कूल शुरू किया, कितना सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा? भाजपा की सरकार में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे और पहले दिन सूरत आए, और पहले दिन सूरत आने के बाद पहला ही मेरा कार्यक्रम में वो आए और पहला ही मेरा प्रॉमिस उसने पूरा किया। क्या आपको कभी पता था कि वो मुख्यमंत्री जो आप मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले आपके द्वार पे आए थे, वो कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है तो एक दिन ये इंटरनेशनल आदमी बनेगा। आप दुनिया का शायद ये पहला डिसेबल के लिए आप एक ओल्ड कह सकते कि ओल्ड एज होम बनाने जा रहे हैं, ये पहला। ये इसके पीछे क्या आपकी धारणा थी? ये आपका सवाल बहुत गहरीला है, बहुत संवेदनशील है कि रेलवे स्टेशन पे आप दिव्यांग भीख मांगते हैं, डंडा पकड़ के ट्रेन में, वो भीख मांगते रेलवे स्टेशन पे वहाँ ही मांगते हैं और वहाँ ही वो मर जाते हैं। कहीं भी बस स्टैंड पे भी भीख मांगते वहाँ ही मर जाते हैं। बगीचा में भीख मांगते वहाँ ही मर जाते हैं। उसको कोई रखते नहीं, पूरा विश्व में दिव्यांगों को कोई घरडाघर में रखते नहीं है। मैंने नरेंद्र मोदी को सामने बोला था, मैंने कहा ट्राइसिकल देने से कुछ नहीं होगा सर। तो बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा पहला उसको शिक्षण कराना पड़ेगा, फिर उसको तालीम देनी पड़ेगी, वो आपो-आप पुनर्स्थापन हो जाएगा। दिव्यांगों की यूनिवर्सिटी भी गुजरात में सूरत में करना चाहता हूँ। तो मैंने मनोमन संकल्प किया है, ये मेरा ओल्ड एज होम उद्घाटन हो जाए, सब लोग रहने के लिए आ जाए, और मुझे ये भी विश्वास है कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद ही मैं जाऊंगा पृथ्वी लोक से, बाकी मैं जाऊंगा नहीं। आपकी बहुत उम्र लंबी है, अभी तो बहुत कार्य करने हैं आपको। चैम्बर ऑफ लेजेंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है, अभी तक की सभी कहानियों से सबसे अलग, क्योंकि एक व्यक्ति जिसे पूरे समाज ने लाचार कहा, वही समाज आज उन्हें एक प्रेरणा की तरह मानता है। जो अपने दोनों पैरों से नहीं चलकर उन्होंने कई लोगों को, हज़ारों जिंदगियों को पैरों पे खड़ा किया, वो इंसान जिनका पोलियो ने जिनका संबल छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको हौसला बनाया, लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, और स्पेशली दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारे काम किए कि राष्ट्रपति ने भी उन्हें पद्मश्री से नवाजा। जी हाँ, हमारे साथ है ऐसे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व जिनका नाम होता है श्री कन्नूभाई
टेलर जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है चैम्बर ऑफ लेजेंड में। और मैं दिल से आपकी आभारी हूँ कि आपने इस शो में आपकी उपस्थिति दर्ज कराई। और पहला सवाल मैं आपसे सर ये पूछना चाहती हूँ, एक डिसेबल होकर डिसेबल लोगों को एबल बनाने का जो आपने जिम्मा लिया, उसके पीछे की क्या प्रेरणा रही जो आपने ये डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे का विचार किया था? डॉक्टर यशोदाबेन सोलंकी, पहले तो मैं आपको बहुत सारे आशीर्वाद देता हूँ। जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ोगे, ऐसे मेरा दिल और मेरा आत्मा कहता है। और दूसरा, तू मेरी बेटी भी है। बाप बेटे का संबंध युगों युगों से चलता आया है। बाप बाप होता है, बेटी बेटी होती है। सही है बेटा, तूने मुझे आज जो सवाल किया, ये सवाल तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब मैं 8 महीना का था और मैं छोटा सा गांव आनंद के पास अड़ास गांव में मेरा जन्म हुआ था। तब मुझे बुखार आया, 8 महीना का था तब। जी। तो गांव में पहले तो मुझे भूत बुआ के पास ले गए, कोई पीछे मराई, किसी दोरा धागा करवाया, जी। किसी ने कोई मानता रखी, किसी ने बोला कि माताजी का रथ उनके पर घूम गया है जी। तो चल नहीं सकेगा। फिर ये लोग, मैं 3 साल का हुआ, जी। तब मुझे मेरे माँ बाप की लगा कि क्यों चलता नहीं है, तो मुझे आनंद में मिशन हॉस्पिटल में ले गए। जी। तब मिशन हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर ने बोला कि उसको पोलियो में ताव तो आया था। जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया वो ताव ले गया, अपन दोनों पाँव भी साथ में छोड़ के गया। कभी काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, कभी चल नहीं सकेगा। तब मेरी माँ बहुत रोई, बोले क्यों ऐसे डॉक्टर बोलते हैं? बोले उसको दोनों पाँव से पोलियो हो गया है। फिर मैं गांव आ गया, मम्मी मेरी माँ बाप लेके आए और दोनों रात को खाए नहीं और रोते मेरे पास बैठ रहे। फिर मैंने बोला कि जो हुआ आप चिंता मत करिए, कोई टेंशन नहीं रखिए, मैं भगवान की कृपा से मैं आज भले कुत्ता जैसा मैं चलता रहता हूँ। गांव में घूमता हूँ तब कुत्ता मेरे को सुनता है कि नया कुत्ता आया है, तो मेरे पीछे सब पहुँचने के लिए तैयार रहते थे। मेरे घर से, मेरी झुपड़पट्टी वाले घर से स्कूल 1 किलोमीटर दूर थी, तो मैं घसड़ घसड़ के जाता था, हाथ में पाँव में कांटा लगता था, पत्थर लगता था। तो गांव के लड़के लोग के लिए मैं मजाक बन गया था। बड़े लोग बोलते थे कि बेचारा देखो, ये हंसमुख का लड़का ने कौन सा पाप किया होगा कि ये दोनों पाँव से चलता नहीं है। बूढ़े लोग ऐसे बोलते थे और बच्चे लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। स्कूल में मेरे को कभी टॉयलेट हो जाता तो मेरी मम्मी जब तक नहीं आती स्कूल में तब तक मैं एक बाजू बैठ रहता था। खूब माँ की मेरे साथ माथे पे घूमती रहती थी। ये परिस्थिति में मैंने 1 से 9 दौरान पास किया। मैं घसड़ घसड़ कर जाता था, मैं बहुत थक गया था, जीवन से हिम्मत हार गया था। तो मैंने कहा अभी मेरे को जीना नहीं चाहिए। तो एक दिन मैंने 10वां दौर में आया तो मैं थोड़ा समझता था, तो मैंने 8-10 ज्ञान की नींद की गोली मैंने ले ली। 12 बजे लिए थी तो दूसरे दिन मैं 4 बजे उठा। तब मैंने नक्की कर दिया कि भगवान ने मुझे
वापस भेजा है तो मुझे ज़िंदगी जीना चाहिए। तो मैंने नक्की कर दिया था कि अभी मैं ज़िंदगी जीऊँगा। मैंने जो अपघात किया, मेरी माँ बहुत रोती थी, पापा भी रोते थे, सब बोलते थे तू ऐसा क्यों किया। मैंने कहा मैं कब तक आप लोगों को दुख देता रहूं। मैं दुख नहीं देना चाहता था, इसके लिए मैं मरना चाहता था, पर भगवान ने मुझे वापस भेज दिया, तो अभी मैं मरूंगा नहीं। नहीं, आपको मैं आपसे बिल्कुल हिम्मत रख के मैं कुछ काम करूंगा। फिर मैंने धोरण 10 की परीक्षा मैंने पास कर ली। मेरा कुछ 52% आया। मैं वो सर्टिफिकेट लेके मैंने कहा क्या करूं। फिर मेरी माँ बहुत प्यार करती थी, तो मैंने कहा मम्मी मेरे पास 5 रुपया है, मैं तेरे को आशीर्वाद लेके मैं 5 रुपया लेके अहमदाबाद चला जाता हूँ। तो बोलेगा तू कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे तेरा एडमिशन का फी क्या पैसा लगेगा। मैंने कहा मम्मी तू चिंता मत कर, तू आशीर्वाद दे। मैंने कहा तेरा आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद मेरे को बहुत आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। तो मम्मी ने कहा कि बेटा मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ तेरे को। मैंने कहा तू छोड़ना नहीं चाहता हूँ, देख मैं यहाँ गांव में तेरी इच्छा है कि पान का गल्ला करूँ। मेरे छोटे 2 भाई था, तो मेरा पापा ने कहा, माँ ने कहा कि हम गांव में तेरे को पान का गल्ला करवाएंगे कि तू पान बीड़ी बेचते रहना, और तेरे को आनंद से तेरे भाई सब तेरे को लाके देंगे, बस तू क्यों ऐसा करता है। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा ही आगे पढ़ने के लिए। मैं सुबह 7 बजे की ट्रेन में, वो टाइम टिकट का भाव बहुत कम था, 2 रुपया में मैं अहमदाबाद जा सकता था। वो टाइम की बात करता हूँ मैं। फिर मैं अहमदाबाद गया, रिक्शा में नडिया स्टेशन आया। तो नडिया स्टेशन आया तो मैंने देखा एक मेरे जैसी एक लड़की मिली मुझे। मैंने देखा वो व्हीलचेयर पे थी। तो उसने किसी को बोला कि भैया मुझे उठा के गाड़ी में बिठा दो, और बोला किसी को मेरे को ट्रेन में मेरी व्हीलचेयर रख दो। तो लोगों ने उसके उठा के बिठा दिया और व्हीलचेयर भी रख दी। फिर अहमदाबाद स्टेशन आया तो उसने और बोला कि मेरे को मदद करो भैया। तो सब लोग ने उसको व्हीलचेयर रख दी, फिर उसको भी उठा के नीचे बिठा दिया। तो ये बात देखकर मेरा मन में संकल्प आया कि देख ये लड़की होने के बाद भी सबके मदद मांगती रहती है, तो तू लड़का है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, कोई भी आदमी कैसे उठाएगा, हिम्मत हारने की ज़रूरत क्या है। मैंने भी ट्राई किया, 2-3 आदमी को बोला कि मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरी व्हीलचेयर उतार दो। 2-3 आदमी चले गए। फिर एक आदमी को बोला तो ये आदमी ने व्हीलचेयर उतार दिया। फिर मैंने कहा मेरे को व्हीलचेयर में बिठा दो, मैं चलता नहीं हूँ। तो 1-2 आदमी गया और तीसरा आदमी ने मेरे को उठा के व्हीलचेयर में रखवा दिया। फिर मैं नीचे तक व्हीलचेयर लेके गया और रिक्शा में बैठ के सजानंद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में प्रिंसिपल के पास मैं कॉमर्स डिग्री लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए सर्टिफिकेट लेके गया वहाँ। तो प्रिंसिपल मेरा CL शास्त्री था, उसने मेरा सर्टिफिकेट देखा और विकलांग देखा, गांव का सर्टिफिकेट में ले आता, ये सब देख के उसने बोले ठीक है तुमको एडमिशन दे देता हूँ। मेरे को एडमिशन दे दिया, पर मेरे को वहाँ रहने का कोई नहीं था ठिकाना मेरा। तो साहब ने पूछा कि तू कहाँ रहेगा। मैंने कहा मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है सर, मैं क्या करूँ। बोले यार नज़दीक में एक
अपंग मानव मंडल करके संस्था चलती है, वहाँ सब बच्चे दिव्यांग हैं और उनका जो ट्रस्टी प्रमुख है वो सुनंदाबेन वोहरा करके है। लो मैं बोलता हूँ आपको बाजू में जाने का है, आप जाओ, आपको रहने का व्यवस्था कर देंगे। तो मैं कॉलेज से सीधा अपंग मानव मंडल में वस्त्रापुर के सामने गया। सुनंदा बहन को मैंने मिलने के लिए अंदर विनती किया, मुझे बुलाया। फिर सुनंदा बहन ने बोला तुम क्या करोगे? मैंने कहा आप जो मुझे काम सौंपेंगे मैं करूँगा, मुझे यहाँ सिर्फ रहने दीजिए, 2 टाइम का खाना दीजिए और महीने मेरे को 10 रुपया पगार दीजिए बस। तो सुनंदा बहन के बोले तुम 4थे दौरान पढ़ा सकेंगे, टीचर बनोगे? मैंने कहा मैं बनूंगा। तो उसका प्रिंसिपल ने को बुलाया और बोले कि कन्नू भाई को 4था दौर में पढ़ाने का सौंप दो और एक रूम में उसको सुला दो, 2 टाइम का खाना, सुबह चाय नाश्ता, और हर महीने उसको पैसा नहीं दो तो 10 रुपया का साबुन ला के दे देना उसको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरा रहने का व्यवस्था हो गया। तब तो फ़ोन नहीं था। फिर मैंने पूछकर मेरी माँ को लिखा कि माँ तेरा आशीर्वाद से मेरा रहने का और खाने का और कॉलेज का सब मेरा काम पूरा हो गया। और अभी साल की फ़ी मेरे को 826 रुपया भरने की है, तो वो भी हो जाएगा, माँ तू चिंता मत करना। मैंने प्रिंसिपल को बोला है कि मैं भर दूंगा। मेरा मामा रमन लाल साउथ अफ्रीका में रहते थे, तो उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि मामा मुझे स्कूल में एडमिशन मिला है, तो फी भरने का है 826 रुपया, पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरा मामा ने मेरा लेटर पढ़ के उसने 826 रुपया का मुझे मनी ऑर्डर कर दिया। ये पैसा आया तो मैंने प्रिंसिपल को दे दिया। प्रिंसिपल को 1 साल की परीक्षा में मैं पास हो गया, तो मेरा हौसला और बढ़ गया। चलो मेरी मेहनत बातल नहीं गई। दूसरे साल कॉलेज में फिर से मैं दाखिल हो गया, तो मैंने 1 साल में बहुत सारे अनुभव देखा कॉलेज का, कि कॉलेज में हर बच्चों को यूनिवर्सिटी खेल महाखेल कुंभ करवाते हैं, स्पोर्ट करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे को अपने लोगों को क्यों नहीं करवाते हैं। तो प्रिंसिपल को बोला कि मेरी कॉलेज में 3 विकलांग थे मेरे साथ, तो 3 विकलांगों का मैंने कहा सर हमको स्पॉट में ले जाओ ना। बोले तुम विकलांग तुम क्या करोगे? मैंने कहा सर बैठे बैठे भाला फेंक करेंगे, घोड़ा फेंक करेंगे, व्हीलचेयर से चलेंगे, कैलीपर से चलेंगे, सब कुछ स्पॉट में हम करेंगे। बोले बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास पावर नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ उसका वाइस चांसलर केसी परीख करके है, वो परीख साहब को आप बात करो और मिलो। तो मैंने कहा परीख साहब से कैसे मिलूँ एक बार? पहले मेरे को हर जितनी भी अहमदाबाद में कॉलेज थी, कम से कम 25-26 कॉलेज थी अहमदाबाद में मेरे टाइम में, हर एक कॉलेज में जाके मैंने विकलांगों को ढूंढा, तो मेरे को 70-80 विकलांगों मिल गए। मैं बहुत खुश हो गया। सबका विकलांग का सर्टिफिकेट लिया और कौन से कॉलेज में क्या पढ़ते हैं वो उसकी प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट लिया। फिर ये लेके मैं चांसलर को मिलने के लिए गया कि हम लोगों को भी आप खेल महाकुंभ में आप हिस्सा दिलाइए। तो मेरी बात सुन के वाइस चांसलर ने बोला ठीक है, चलो एक संडे में आपको दे देता हूँ टाइम, आप वो संडे को सब दिव्यांगों आ जाना
यूनिवर्सिटी के मैदान पे आपको भाला फेंक करेंगे, घोड़ा फेंक करेंगे, ट्राइसिकल रेस, व्हीलचेयर रेस, ये सब 10 प्रकार की स्पोर्ट हम आपको करवाएंगे। मैं बहुत खुश हो गया। सब विकलांगों के कॉलेज में सबको मैंने फिर से संदेशा भेज दिया कि ये दिन अपने यूनिवर्सिटी के मैदान में महाकुंभ रखा है, तो आप सबको आने का है। तो संडे के दिन मैं और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल CL शास्त्री और मेरे क्लास के 3 बच्चे और ये वाइस चांसलर KC परीख, हम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में गए। मैं 9 बजे का बैठा 3 बजे तक कोई आया ही नहीं। मैं बहुत दुखी हो गया। प्रिंसिपल ने मुझे बहुत डांटा कि कन्नू भाई ऐसा कैसा मैनेजमेंट। कुलपति ने बोला कि कन्नू भाई ये कैसे हो सकता है आपका काम। मैंने कहा सर मेरी गलती हो गई, सब लोग आने की सब ने प्रॉमिस किया था पर आज कोई आया नहीं, मैं क्या करूं। बोले ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको। 1975 में जब दिव्यांगों के लिए आपने टिकट फ्री करवाए थे तो मोरारजी देसाई जी की बहुत बड़ी भूमिका रही, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत दुखी होकर वापस आया। फिर 3 दिन के बाद मेरा मगज फिर से घूमने लगा कि कोई आया क्यों नहीं है। विकलांग लोग साला मेरे से बोलता था कि चलो हाँ हाँ, और अभी कोई आया नहीं। मैं सबके पास गया तो सबने मेरे को एक ही कारण बताया कि संडे के दिन दिव्यांगों को ST बस में फ्री ऑफ चार्ज में लाते नहीं है। तो मेरा माँ बाप पैसा नहीं देते थे कि तुम बस में जाओ। तो हम लोग आए नहीं और बैठे रहे। तो फिर मैंने कहा कि तो बहुत गलती हो गई। फिर साहब को मैंने माफ़ी मांगी और बोले कि अभी दूसरे टाइम फिर मेरा मगज दूसरी दिशा में चला कि दिव्यांगों को ST बस में क्यों कंसेशन फ्री नहीं देते हैं। तो मोरारजी देसाई ने आपने ये 1979 में जो फ्री ट्रेवल फैसिलिटीज़ के लिए आपने जो आमरण अनशन किया था, और मोरारजी देसाई ने उसके लिए उसकी क्या कहानी है? ये फिर ये मेरा मगज डाइवर्ट हो गया कि मेरे को दिव्यांगों को लिए बस में कंसेशन दिलाना ही चाहिए जी। तो मैंने 1 साल तक चिट्ठियाँ लिखता रहा कुलपति को, अरे ST बस के चेयरमैन को, उसका मैं MD को, सबको लेटर लिखता रहा कि भाई हमको कंसेशन दो, पर मेरी बात किसी ने 1 साल तक सुना नहीं। फिर मेरे को मन में गुस्सा आ गया। मैंने उसमें लिखा कि आप वो तारीख तक नहीं देंगे तो मैं आमरण उपवास पर बैठूंगा। तो उसको ऐसा लगा कि ये थोड़ा बैठने वाला है। और वो टाइम माधव सिंह सोलंकी की सरकार थी और वो टाइम वाहन व्यवहार मिनिस्टर मोहम्मद सुरती थे। तो वो लोग ने सोचा कि ये थोड़ा बैठेगा। मैं चादर लेके वहाँ जाके सुबह बैठ गया। वहाँ जाके बैठ गया तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। चौथे दिन अहमदाबाद का जनसत्ता पेपर निकलता था, लोक सत्ता पेपर था। तो उसमें हेडिंग आया कि एक दिव्यांग चेयरमैन की ऑफिस के सामने ST बोर्ड के चेयरमैन के वहाँ आमरण उपवास पर बैठा है और कोई उसको देखता लिया। तो वो टाइम मोरारजी देसाई अहमदाबाद की विद्यापीठ में कोई कार्यक्रम में आया था और पेपर पढ़ा, और ये पेपर पढ़ के सीधा मेरे पास आया और बोले कन्नू भाई आपको ये लोग आमरण उपवास पे बैठेंगे, आप मर जाओगे तो ये कुछ करेंगे नहीं, है तो कांग्रेस की सरकार है। मैं आप उठ जाओ, ये कुछ करने का नहीं, आप छोड़ दो ये सब काम, आपकी जीत आप यहाँ नहीं लगाओ। मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बैठा हूँ तो एक काम पूरा होके ही मैं ले जाऊँगा। उसके आने के लिए बाद में इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने देखा कि मोरारजी देसाई की प्रेस नोट पूरा इंडिया में आई। तो इंदिरा गांधी खुद अहमदाबाद आई मेरे पास
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। पूरे अहमदाबाद का हर एक पेपरों में आने से हर एक गांव के लोग दिव्यांगों को लगा कि तो मेरे लिए कुछ कर रहा है। तो वहाँ एक आदमी नहीं, 500,000 दिव्यांगों मेरे साथ उपवास में बैठने लगा। सरकार को ऐसा लगा कि क्या करे। इंदिरा गांधी ने तपास किया कि 800-900 दिव्यांगों उपवास में बैठे हैं एक कनू टेलर के साथ। वो खुद आई, वो आई है तो माधव सिंह सोलंकी भड़क गए कि आपने इतने दिन से क्यों उसको बिठा दिए, उपवास करने दिया, एक आप मांग स्वीकार लो ना उसकी। तो माधव सिंह सोलंकी ने बोला कि लो पानी का पारना करो। मैंने कहा नहीं, पहले सर बस में लिखवाओ कि दरवाजे के सामने जो सीट है वो 3 सीट दिव्यांगों लिए आमरण अनामत रहेगी, उसके ऊपर कोई बैठेगा नहीं, सिर्फ दिव्यांग ही बैठ सकते हैं। बोले ठीक है। मैंने कहा दिव्यांग को फ्री ऑफ चार्ज में कहीं भी प्रवास करना हो तो बस में करवाना, उसको उतार नहीं देना। मानो कि उसकी 70-80% दिव्यांगता है, मैंने कहा, तो उनके साथ जो उसका एस्कॉर्ट रहेगा उसको हाफ टिकट लेना पड़ेगा। बोले ये चीज़ भी हमको मंजूर है। तो ये 3 चीज़ मेरी स्वीकार किया। तो विकलांगों ने 1500-2000 दिव्यांगों मेरे साथ मेरा सरघस निकाला और पूरा सरघस निकालने के मेरा भव्य विजय की यात्रा का मेरा बहुमान किया। तब से दिव्यांगों को लगा कि अपना आवाज़ उठाने से सब कुछ हो सकता है। हम दान नहीं मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं। हक में कहीं भी लड़ाई करो तो आखिर अपने को जीत मिलती है। तब से मेरे दिल में भी हो गया। थोड़े दिन हुआ, अभी तो मैं कॉलेज में था, दूसरे साल में, तीसरे साल में आ रहा था। तब मोरारजी देसाई का पीए का फ़ोन अपना अहमदाबाद कलेक्टर के पर आया और बोलते थे कि मैं जयंत पटेल बोलता हूँ, मोरारजी देसाई का पीए बोल रहा हूँ। तो बोले कि कनू टेलर करके है, उसको स्विट्ज़रलैंड में 6 मोबिलिटी इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरे दुनिया के लोग आएंगे वहाँ। उसमें मोरारजी देसाई ने कन्हूभाई टेलर का नाम स्विट्ज़रलैंड में के जाने के लिए रिकमेंडेड किया, सिलेक्ट किया है। उनका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, कॉन्फ्रेंस का खर्चा सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। पर सूरत अहमदाबाद से जब निकले तब ऐसा कन्हूभाई को बताना नहीं कि हमने सब कुछ व्यवस्था किया है। आप इतना ही बोलो कि उसको स्विट्ज़रलैंड जाना के बॉम्बे जाने का है और बॉम्बे से उसको स्विट्ज़रलैंड जाने की ये टिकट है। मेरे को स्विट्ज़रलैंड जाने की बात मेरे को पता चला, तब मैंने सोचा कि भगवान, मैंने तो कभी मुंबई नहीं देखा, मैं कैसे स्विट्ज़रलैंड में घूमूंगा और जाऊंगा। मेरे पास तो व्हीलचेयर भी नहीं थी, मेरे पास कपड़ा भी नहीं था, मेरे पास सूटकेस भी नहीं थी। पर जब अहमदाबाद से मैं निकला तब मेरे दर्जी समाज ने अहमदाबाद से मुंबई सुधी के ट्रेन का हर एक लोकल ट्रेन में मैं जा रहा था तो समाज के लोग मुझे स्टेशन पे मिलने के लिए आते थे। किसी ने मेरे को पैंट दिया, किसी ने शर्ट दिया, किसी ने नाश्ता दिया, किसी ने 100 रुपया दिया। मैं जाकर मुंबई पहुंचा। मेरी मम्मी मेरे गांव के रेलवे स्टेशन पर आई, बकरी साग लेके बेटा करो खा ले, उसे खिला दिया मेरे को और बोला, रोती रोती आई कि तू क्या करेगा, कैसे रहेगा तू, अपना तो कोई है नहीं। मैंने कहा तू बिल्कुल चिंता नहीं कर, आज भी तू मेरे को आशीर्वाद दे, मैं मम्मी तेरा आशीर्वाद से मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे मैं बॉम्बे गया तो बॉम्बे मेरे को
नई व्हीलचेयर दे दी, हाइक अपना इंडियन एम्बेसी की तरफ से व्हीलचेयर मिल गई, मेरा सूट दे दिया, बूट दे दिया, सूटकेस दे दिया। अप टू डेट हुआ। मैं लंदन जब पहुंचा तब एनजी गोरे करके हाई कमिश्नर थे इंडियन एम्बेसी का। कौन से साल की बात है? 1979? 79 की बात करता हूँ ना। हाई कमिश्नर एनजी गोरे थे। उसने मेरा सम्मान किया, बहुत बातचीत किया, रात को होटल में ले गए। फिर दूसरे दिन लंदन से मेरी स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट थी, ये भी मेरे साथ आ रहे थे। तो हम दूसरे दिन स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए हम तैयार हुए, एयरपोर्ट पर गए, एयरपोर्ट से स्विट्ज़रलैंड गए। पहले दिन का हम 10 बजे पहुंच गए थे स्विट्ज़रलैंड, 12 बजे की पहला सेशन चालू होने वाला था। तो सबको मैं नमस्ते नमस्ते करता रहा हूँ। सबको कम से कम 100-150 आदमी आए थे, सबको नमस्ते किया, किसी ने मेरा सामने नहीं देखा, मुझे पीछे बिठा दिया, कोई मेरा इज्जत नहीं किया। फिर शाम को हाई कमिश्नर ने मुझे कहा कि आप पहली बार आए? मैंने कहा मैंने मुंबई पहली बार देखा सर, विमान देखा था पर बैठा नहीं था, तो मुझे क्या मालूम, मैंने कोई गलती तो की नहीं, सबको नमस्ते किया मैंने। बोली यहाँ नमस्ते नहीं होता, कहीं सबको गाल पे किस करना पड़ता है। देखो आपने देखा ना, एक दूसरे को गले मिलते हैं, आप गले नहीं मिलते, इसके लिए आपको साइड पे हटा दिया। मैंने कहा सर मुझे बताना था आप लोगों को, मैं कल सुबह उठ के सबको गले मिलता रहूँगा। मैं दूसरे दिन गया कॉन्फ्रेंस में, सबको गले मिला। तो दोपहर की सीट खाने के बाद मुझे आगे बिठा दिया कि तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो मुझे आगे बैठने के बाद मेरी स्पीच रखी। तो मेरी स्पीच में वहाँ तो ट्रांसलेशन मशीन सबको दिया था, सब लोग अपनी खुद की लैंग्वेज में बोलते थे, वो ऑटोमेटिक जो लैंग्वेज वाले आए उस पर ट्रांसलेशन हो जाता था। तो मैं हिंदी में बोलता था तो सबकी भाषा में आ गया। मैंने स्पष्ट बोला कि जो आदमी ने बहुत पाप किया है उसको भगवान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका, नैरोबी जैसे कंट्री में जन्म देते हैं विकलांग को, और थोड़ा पाप किया है तो ये लोगों को लंदन, केन्या, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड ये कंट्री में जन्म देते हैं, उसको बहुत सुविधा मिलती है। तो आप इंडिया में मैंने कहा खाना नहीं मिलता है, रोटी भी नहीं मिलती है, ऐसी विकलांगों की दुर्दशा चलती है। ये बात सुन के पूरे वर्ल्ड के लोग हंस मच गए कि इंडियनों को विकलांग की इतनी बदनसीब से इतनी गंदी बदनसीबी है, ये है। चलो 81 का साल 1981 पूरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तरीके हम मनाएंगे। पूरी वर्ल्ड में ये दिव्यांगों के लिए 1 साल तक अपने मानद सब उत्सव करेंगे, ये दिव्यांगों को मदद करेंगे। तो ये बात सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं फिर मेरी बात सुन के लंदन वाले ने मुझे बोला कि आप लंदन के जो विकलांग का संस्था थी मोबिलिटी इंटरनेशनल, उससे मेरे को बोला कि आप यूके आइए। मैंने कहा भाई देखो मेरे पास तो इंडिया के आने जाने की टिकट है, बाकी कुछ है नहीं पैसा वैसा। बोले हम आपको नई टिकट देंगे, आप हमारे साथ हमारे देश में देखो दिव्यांगों की कैसी सुविधा है। तो मैंने कहा मुझे ले जाओ। बोले कि हम ले जाएंगे पर हम आपके हमारे हिसाब से जाने देंगे। मुझे 6 महीने तक वो लोग ने लंदन में रखा और लंदन में घुमाया। वहाँ मेरे को दिनेश लाल और कैलाश बहने मेरी बहन थी, तो बहुत खुश हो गई
और एक भी मेरे को मिलने के लिए आती थी, मुझे लेके कहीं न कहीं जाती थी। तो ये लंदन में विकलांगों की दशा देखकर मैं बहुत खुश होगा कि भगवान कितना पुण्य किया है, लंदन में तो विकलांग का जन्म होता है। फिर वहाँ से मुझे कुवैत ले गए, फ्रांस ले गए, फिर मुझे नैरोबी ले गए, साउथ अफ्रीका ले गए। सब जगह पे मैं 9 दिन के लिए गया था। 9 महीने के बाद मैं दिल्ली इंडिया आया। एयरपोर्ट पे आया। 9 महीने के बाद आया। मगर आपके सत प्रयासों से पूरे सूरत में एक भी विकलांग भीख नहीं मांगता। ये आपके सत प्रयास है। ये तो भगवान की कृपा है। पर मैं जब इंडिया आया तब मोरारजी देसाई बड़ा प्रधान नहीं थे, चरण सिंह चौधरी बड़ा प्रधान थे। मैं रिपोर्ट लेके उनके पास गया तो उसने मेरे को बोला कि देखो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ कि मैं तेरा रिपोर्ट लेके मैं कुछ एक्शन करूँ। इसके लिए तुम जो कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको आप बताते रहना। मैं वापस आ गया। फिर थोड़े दिन के बाद इंदिरा गांधी नई प्राइम मिनिस्टर बनी। बिल्कुल। तब मैंने बड़ा प्रधान सूरत के संसद सभ्य, बड़ौदा के संसद सभ्य थे रणजीत सिंह गायकवाड़, मैंने उनका संपर्क किया क्योंकि मेरे गांव में आ चुके थे, मेरे घर पे भी आ चुके थे। तो रणजीत सिंह ने मेरे को बोला कि रिपोर्ट देने का है सर। बोले चलो मैं ले जाता हूँ इंदिरा गांधी के पास। मुझे ले गया, इंदिरा गांधी को मैंने रिपोर्ट दिया। तो बोले तुम गए थे स्विट्ज़रलैंड में? कहा मैं गया था। बोले तुमने वहाँ साइन किया था? मैंने कहा मैंने 3 दिन वहाँ रह कर साइन किया हुआ है। चलो मैं अभी ये पास कर देता हूँ। अपने भी 81वें साल में अंतर्राष्ट्रीय अपंग वर्ष मनाएंगे। पूरे इंडिया में अपने आपके जो प्रवृत्ति है इस सबको बताएंगे और उनके लिए बहुत काम करेंगे। पर सिस्टम से आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी बहुत पड़ी। 81 में मेरे लिए ये मेरे को लगा कि मेरी थोड़ी जीत हुई है। मतलब तब तक कांग्रेस भी नहीं थी। पर ये मैं जब ठहराव मेरा देखा इंदिरा गांधी ने जब साइन किया तब मेरा दिल में हुआ कि देखो भगवान ने मेरी दिव्यांगों के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, अभी एक छोटी सी शुरुआत मेरी हुई है। एक चिंगारी मैंने अंदर डाली है घास में, वो कब भड़का होएगा मुझे नहीं मालूम। ये फिर मैं कॉलेज में आया तो मेरी एग्ज़ाम तीसरे साल की ख़त्म हो गई थी। मैं दे नहीं सका क्योंकि मैं पूरा चक्कर घूमने में गया मेरा 9 महीना, तो परीक्षा दे नहीं सका। तो फिर मैं सोचा क्या करूं। फिर मैं गांव गया, मेरे गांव में थोड़े दिन रहा। फिर मेरा मन सोचने लगा कि मैं क्या करूं। फिर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। यहाँ बैठ के मैं मेरा माँ बाप के बोझ नहीं बन सकूं। मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला कि पापा आप थोड़ा पैसा मुझे दो। बोले मैं तेरे को करूँ बहुत, वो तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा मैं तेरे को नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा जितना देना हो इतना दो। मैंने बाकी का बैंक ऑफ बड़ौदा की और जिला उद्योग केंद्र की मदद से मैंने लोन लिया और 25,000 से 30,000 रुपया भेगा हुआ। मैं वे रोड पे आया सूरत में, पुराना मशीन लिया, प्रिंटिंग प्रेस चालू किया। प्रिंटिंग प्रेस चालू करने से उसका उद्घाटन वो टाइम में पोपटलाल व्यास ने किया था और 1 साल के अंदर 1986 की बात करता हूँ, बहुत बड़ा दुकान पड़ा था गुजरात में। तो मैंने वो अमर सिंह भाई को एक लेटर लिखा, अमर सिंह सोलंकी को। ये तो लेटर लिखा उनको तो कि मैं प्रेस में से थोड़ा पैसा बचा के आपको चीफ मिनिस्टर के फंड में दूंगा। तो वो खुद मेरे प्रेस पे आ गए। पर 86-87 की बात करता हूँ। वो आए और पूरा शहर में मालूम पड़ गया कि कौन आदमी है, एक दिव्यांग कौन आदमी है कि जो मुख्यमंत्री उसके प्रिंटिंग प्रेस में जाता है झुपड़पट्टी में। सब लोगों ने मेरा
मान बढ़ गया उसके आने से। मैंने उसको 11,000 रुपया, ये जो बारिश नहीं पड़ी थी इसके लिए, काम के लिए मैंने दिया। तो सब लोगों ने, पेपर वाले ने भी बहुत अच्छा लिखा। उनके बाद एक बिल्डर आया तो बोले कि मेरी बिल्डिंग मैं नानपरा में बना रहा हूँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग, आपको मुख्यमंत्री इतना सम्मान करते हैं तो मैं नीचे का बेसमेंट आपको 51,000 रुपया में मैं दे देता हूँ, आप वहाँ प्रिंटिंग प्रेस चालू करिए। फिर उसने बन गया तो मैं वहाँ चला गया। फिर तो मेरा हमेशा समाज में मेरा मान बढ़ता रहता था। और फाइनेंस मिनिस्टर भी मेरे वहाँ आते रहते थे, सब लोग, बड़े बड़े लोग आते रहते थे। इतने में मैंने नक्की किया था कि मुझे दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहिए। वहाँ से सफ़र शुरू। यहाँ से मेरे सफ़र शुरू हुई। आपकी पत्नी भी दिव्यांग थी, 3 साल आपने फुटपाथ पे अपना जीवन बिताया, प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, वो कहानी हमें। मैंने 3 साल सैयदपुरा में फुटपाथ पे मैं सो रहा, मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं था। तो मैं मेरा सैयदपुरा महादेव का मंदिर के ओटला पे सो रहता था। भगवान को मैं हमेशा गालियाँ देता था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। महादेव तो बोलता, महादेव महादेव महादेव, देख मेरे को आज कुछ खाना नहीं मिलता है, मैं भजिया खाता हूँ, चाय भजिया खा के आज मेरा दिन पूरा करता हूँ, और तेरे को महादेव महादेव कहते हैं, और तेरे ओटले के ऊपर मैं सो रहता हूँ, तेरे को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। फिर महादेव ने मेरे पर कृपा किया। मेरा मैनेजर एक पूजा भाई करके था, तो उसने मेरे को बोला कि सूरत में जो शादी करे हुआ है उसको एक घर भाड़े मिलते थे, बिना शादी वाले को घर नहीं मिलते थे, आज भी नहीं मिलते। तो वो टाइम की बात है। तो उसने बोला कि देखो अपना प्रेस में, एक तो मैं हूँ ब्लाइंड, पार्सली ब्लाइंड, एक कंपोज करने वाला है वो भी विकलांग है, मशीन चलाने वाला भी विकलांग है, आप मार्केटिंग करने वाले भी आप विकलांग है, टेलीफोन ऑपरेटर भी विकलांग है, और ये हंसाबेन लेडीज टेलीफोन ऑपरेटर है। तो आप उससे ऐसा करो ना, उसके साथ आप शादी कर लीजिए। मैंने कहा तुमने अभी 3 साल से तूने मुझे बताया नहीं, अभी आज बोल रहे। उसने मेरे को बोला, मैंने सीधा मैं वंशा के घर पे चला गया। अच्छा, ऐसे ही टाइम ऐसे प्रेम की शुरुआत हुई या ये नहीं विचार की शुरुआत? सीधा चला गया, कोई प्रेम में नहीं था मेरे पास। मैं गया और बोला कि देखो, ये मेरे पूजा भाई ने मेरे को बोला कि आपको कोई रूम मिलेगी तो हंसाबेन से शादी करोगे तभी रूम मिलेगी, नहीं तो रूम नहीं मिलेगी, आप फुटपाथ पे सो रहेंगे। तो घबरा गई, बोले ऐसे कैसे मैं शादी कर दूँ एकदम आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, कल आते पूछ के आना। फिर कल दूसरे दिन आई 4 बजे, तो उसने बोला चलो अपने शादी करने के लिए। मैंने कहा तू तैयार है ना? बोला मैं तैयार हूँ। हम सीधा गायत्री मंदिर गए, मेरे पास हाथ की साइकिल थी, साइकिल में बैठ गई, मैंने ले गया मंदिर तक। तो मेरे साथ मेरा पूजा भाई भी था, तो मेरे को उठाना है, तो उसने बोले नहीं उठाओ नहीं उठाओ। मैंने कहा क्यों? तो बोले मंगल फेरा पड़ेगे, पूजा भाई आपको उठा के घुमाएंगे। तो मैं मंगल पर्व पढ़ूँगा तो आप 2 साथ कैसे करेंगे? मैं 2 पति को नहीं संभाल सकूँगा, आप कोई नहीं संभालती हो तो उसको देखो, कैसे? विवाह का एक अलग तरीका। हाँ, तो बोले कैसे हो पाएगा? उससे अच्छा है कि अपने शादी नहीं करने का है, आप घर के बिना रहो, मैं मेरे माँ बाप के साथ। अच्छा, आपका कहने का अर्थ है कि जब फेरा लेने के लिए चूंकि आप चल नहीं सकते थे, तो कोई आपको उठा के फेरे लेते, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 व्यक्तियों से मेरी शादी हो जाएगी। जी जी, आप बिल्कुल समझ गई जी। तो उसने मेरे को ना बोल दिया, मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैंने कहा साला बनी हुई बात बिगड़ गई मेरे लिए। मैंने कहा चलो कोई टेंशन नहीं, तुम अभी व्हीलचेयर में बैठे
लाओ मैं तेरे माथों में गायत्री माँ के मूर्ति के सामने माथे में मैं सिंदूर रखा दूँ तो बोले चलेगा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको कोई उठाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम है। मैंने माथा में सिंदूर लगा दिया बस आज, और माता माँ को बोल दिया कि आज से हम दोनों पति पत्नी के रूप में आज जीवन रहेंगे। तो वो बहुत बहुत खुश हो गई और तब से पति पत्नी के रूप में आज तक हम लोग रहते आए। झगड़ा होता है पर पति कभी मेरे को छोड़ती ही नहीं है, मैं भी उसको छोड़ता नहीं हूँ। मेरे 2 बेटियां हुई, एक रचना और एक सोनल जी। और दोनों मेरी भगवान की कृपा से बहुत नॉर्मल है। और हंसा को डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चे के रूप में आई, कभी हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा जी। उनके आने से, हंसा के आने से मेरा जीवन का भाग्योदय आपो-आप खुलने लगा। जब आपने सूरत में पहला स्कूल शुरू किया, कितना सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा? अगर आपको लगता है कि अगर मोदी जी ना होते तो ये मिशन इतना बड़ा कामयाब मिशन नहीं हो पाता? नरेंद्र मोदी 2001 में ये जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे तब मेरे सूरत के, मेरे को तो अब बहुत जानने लगे थे, मैं तो बहुत बड़ा नेता बन गया था। तो किसी आके नेता ने बोला कि चलो गांधीनगर मुख्यमंत्री की शपथ विधि में हम आपको गाड़ी में ले जाते हैं। तो मैंने हंसा को बोला, हंसा तू बोलती तो मैं जाऊँ। हंसा ने बोला जाओ ने के ले जाते हैं तो आप देख के आओ ने। तो मैं वो गाड़ी में बैठ गया, वो बैठ के गया। हम यहाँ से 9 बजे निकले रात को, तो सुबह हम 7 बजे तक पहुँच गए थे। फिर सब टिकट बेच गई थी, कोई टिकट खाली नहीं थी। तो मैं कहा मैं कहाँ बैठूँगा, तो मैंने सोचा लाओ मैं राजभवन में चला जाऊँ। मैं राजभवन में गया और गवर्नर से बात किया कि मैं सूरत से आया हूँ और मुझे आप यहाँ पे व्यवस्था करवाइए। तो मेरा नाम वो लोग जानते थे क्योंकि मैंने अप्पास किया था, तो सब जानते थे। तो बोले आप ऐसा करो, हमें राजभवन की जो सीट है वहाँ सीट में एक व्हीलचेयर में हम आपको बिठा देते हैं। वहाँ से नरेंद्र मोदी मेरे से 15 फुट 20 फुट दूर खड़े रहे थे और शपथ विधि ले रहे थे। तो मैं राजभवन की बैठक में बैठा तो वो मेरे को बार बार देखता रहता था कि दोनों पाँव से विकलांग है और ये कोई बड़ा ऑफिसर लगता है, नहीं तो बड़ा आदमी होगा तो ही राजभवन की सीट में बैठा है। जैसे ही शपथ विधि 1 बजे ख़त्म हुई, उसने ढूंढना चालू कर दिया आपको, मेरे को, कि वो विकलांग कहाँ गया। तब दिव्यांग शब्द नहीं था, दिव्यांग शब्द नहीं था, तब विकलांग शब्द था। वो विकलांग कहाँ गया, तो किसी ने बोला वो विकलांग जो सूरत के MLA है हेमंत भाई चपट वाले, उसके घर पे खाना खाने के लिए जा रहे थे। तो पाँव में चंपल पहना बिना मेरे पास आ गया और बोले आप क्या करते हो भाई। मैंने कहा सर मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी विकलांग बच्चों की स्कूल चलाता हूँ। बोले स्कूल चलाते हो कि नौकरी करते हैं। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिली, तो आखिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं विकलांगों को लिए 97 में मैंने 4 बच्चों से स्कूल चालू किया था और आज मेरे पास 100 बच्चों है। बोले कहाँ, मैंने कहा सुमन देसाई की वाड़ी में उस समय। तो बोले मैं आपके स्कूल में आऊँगा। अच्छा, मोदी जी मोदी ने बोला। तो मैंने कहा सर आप मुझे माफ़ करना, कोई मुख्यमंत्री कोई दिव्यांग के पास नहीं आता है, आप झूठ मत बोलो, गपागप मत करो। मैंने कहा क्योंकि आपने सिस्टम से बहुत संघर्ष किया है। मैंने कहा मैं थक गया हूँ कि आप लोग कभी आते नहीं हैं, आश्वासन मिलता है। उसने बोला कि मेरा आश्वासन नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके स्कूल में आऊँगा। क्या बात है। हाँ, और सूरत जैसे आऊँगा ऐसा पहली स्कूल आपकी विजिट होएगी। बाद में सूरत में मैं कहीं भी जाऊँगा। फिर 2-3 महीने के बाद उस सूरत आने का प्रोग्राम बना। तो पुलिस कमिश्नर
मेरे को 5 बजे मेरे पास आया, म्यूनसिपल कमिश्नर आया, कलेक्टर आए, तीनों आदमी आया, बोले आपने मुख्यमंत्री को क्या लिखा था? मैंने कहा कुछ लिखा नहीं है मैं तो इतने उसकी शपथ विधि में गया, बाद में मैंने तो कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी है सर। बोले वहाँ से देखो आपका नाम का लेटर भी आया है कि आपकी स्कूल में आने वाले हैं। मैंने कहा मैंने कोई लेटर बेटर नहीं लिखा है। बोले कोई बात नहीं, आप सुबह हमारी गाड़ी आएगी, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाना, हम आपको एयरपोर्ट पे ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये मेरा मोहन भाई नायर मेरा ट्रस्टी था, तो मैंने कहा साला लफड़ा हो जाएगा, मेरे को कोई उठाएगा नहीं, तो मेरे को तो उठाने वाला आदमी तो 24 घंटे चाहिए। मैंने मोहन भाई को बोला तू यार मेरा ट्रस्टी है तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जा, भी वो लेने के लिए आए हैं पुलिस कमिश्नर। बोले क्या करूं मैं आप आके? मैंने कहा बैठ जाना मेरे बाप, तू बैठ जाना, जो होएगा वो होएगा, तू चल ले मेरे साथ। चलो ठीक है मैं आता हूँ एयरपोर्ट पे। वो भी बैठ गया। हम जैसे गए, ये विमान में से उतरा और सीधा उसने मेरे को देखा, सबके सामने उसने बोला कनुलाल मैं देखो आ गया, चलो अभी मेरी अक्षरश सत्य, उन्होंने जो कहा वो किया। कहा। फिर बोले बैठ जाओ गाड़ी में। फिर मैं और मोहन भाई गाड़ी में बैठ गए, उसको लाए हम। तो जैसे मेरे को मोहन भाई ने नीचे उतारा तो व्हीलचेयर थी, तो मोहन भाई के पास से व्हीलचेयर उसने नरेंद्र मोदी ने ले लिया। बोले आज कोई व्हीलचेयर नहीं चलाएगा, आज मैं कन्नू भाई की व्हीलचेयर मैं चलाऊंगा। मोदी जी ने खुद हाँ, चलाई खुद व्हीलचेयर चला के स्टेज तक मुझे ले गया और मेरी सब बात सुना, बच्चों को देखा। तब उसको लगा कि यहाँ तो खटाखट आवाज़ होता है। जहाँ मेरे को स्कूल बनाई थी वहाँ सब ये मशीनरी चलती थी, तो 24 घंटे, आज भी 24 घंटे खटाखट 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 आवाज़ आता है। तो उसने बोले ये एरिया में ये दिव्यांगों की स्कूल नहीं चल सकती। और तो मुझे बोला कि मैं आपको ज़मीन दूंगा, तो आपको इमीडिएट बांधकाम करना पड़ेगा, नहीं तो ज़मीन मैं वापस ले लूँगा। मैंने कहा सर मुझे तापी नदी के किनारे ज़मीन दो तो मैं वो स्कूल बनाऊँ दूँगा। तो बोले देखो 2 साल में आपको बनाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में आपको स्कूल के लिए ज़मीन दिलाने में, ये बात सच है? ये वो टाइम बड़ा प्रधान नहीं थे, मुख्यमंत्री थे जी। जब पहले दिन आए तब वो पहले दिन ही मेरे स्कूल में आए थे। तब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री के बाद पहले दिन सूरत में आए। सरकार किसकी थी? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, थी। कौन सी गवर्नमेंट थी तब? ये भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे। और पहले दिन सूरत आए, और पहले दिन सूरत आने के बाद पहला ही मेरा कार्यक्रम में वो आए और पहला ही मेरा प्रॉमिस उसने पूरा किया। क्या बात है। अच्छा, तो उन्होंने ये पहली ज़मीन यहाँ पर उन्होंने दिलवाई, राइट जी। क्या आपको कभी पता था कि वो मुख्यमंत्री, जो आप मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले आपके द्वार पे आए थे, वो कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है तो एक दिन ये इंटरनेशनल आदमी बनेगा। जब अमेरिका वाला ने उसको वीज़ा नहीं दिया तब मैंने देखा कि एक दिन अमेरिका वाले उसके ऊपर लाल कारपेट पाथर के उसको बोलेंगे कि आप अमेरिका आइए। वो बड़ा प्रधान बनेगा, पूरा विश्व का गुरु बनेगा। वडनगर से जो सफ़र शुरू हुआ वो कितना वर्गत की तरह हो गया, बरगद की तरह। आप दुनिया का शायद ये पहला डिसेबल के लिए आप एक ओल्ड कह सकते कि ओल्ड एज होम बनाने जा रहे हैं, ये पहला। ये इसके पीछे क्या आपकी धारणा थी? ये आपका सवाल बहुत गहरीला है, बहुत संवेदनशील है। इस सवाल में इतना संवेदनशील है कि रेलवे स्टेशन पे आप दिव्यांग भीख मांगते हैं, डंडा पकड़ 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 के ट्रेन में, मुझे दो मुझे दो 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 करते। वो भीख मांगते मांगते रेलवे स्टेशन पे वहाँ ही मांगते और वहाँ ही वो मर जाते।
वो मर जाने के बाद 4-5 दिन के बाद उनकी लाश वहाँ ही रहती है। फिर बाद में पुलिस आती है, फिर पुलिस वो लावारिस लाश दे देते हैं। उसका पूरा जीवन भीख मांगने में रेलवे स्टेशन पर बिताते हैं, कहीं भी बस स्टैंड पे भी भीख मांगते मांगते वहीं मर जाते हैं, बगीचा में भीख मांगते मांगते वहीं मर जाते हैं। उसको कोई रखते नहीं, पूरा विश्व में दिव्यांगों को कोई घरडाघर में रखते नहीं हैं और वहीं मर जाते हैं। तो मेरा दिमाग में मैंने सोचा कि मैंने स्कूल बना दी, कॉलेज बना दिया। हाँ, और 40,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ के 40,000 गए। से बच्चे पढ़ के आज समाज के प्रवाह में पड़ गए। आपने रोटी नहीं रोजी कमाना सिखाया और सहानुभूति नहीं सम्मान से जीना सिखाया। सम्मान से। तो आज ये कितने डॉक्टर है मेरा बच्चे, कितने वकील है, कितना इंजीनियर, कितना आईएएस अधिकारी है। ये पहले नहीं थे ऐसा, पहले नहीं था। पहले नहीं था। और सूरत तो छोड़ो, आपने एक अपना एक चारों तरफ वो प्रेरणा फैलाई कि अब डिसेबल लोग ये नहीं सोचते कि आज मेरे ये पैर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने ऐसे लोग जो एक छोटी सी उंगली कट जाने पे अपना मनोबल टूट जाता है, ऐसे डिसेबल बच्चों को, इसके पीछे ये जो डिसेबल संस्था आपने बनाई है, इसके पीछे थॉट ये था कि रोटी नहीं रोजी कमाना सिखाना है। मैं पढ़ाऊंगा। मैंने नरेंद्र मोदी को सामने बोला था, मैंने कहा ट्राइसिकल देने से कुछ नहीं होगा सर। मेरा मुँह देख रहा था। मैंने कहा 2 टाइम का खाना देने से कुछ नहीं होगा, 2 जोड़ी कपड़ा देने से कुछ नहीं होगा सर। तो बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा पहला उसको शिक्षण कराना पड़ेगा, फिर उसको तालीम देनी पड़ेगी, वो आपो पुनर्स्थापन हो जाएगा। जी। बोले तुम करो ना। मुझे जब पुलिस कमिश्नर मेरे वहाँ पीसी पांडे करके आए थे मेरे टाइम में, मैं जब बात करता हूँ ये 79 की बात करता हूँ, तब वो मेरे सूरत में आए थे। तो उसने मेरे को बोला लो 51,000 रुपया तुम स्कूल चालू करो। मेरे को सूरत महानगर पालिका ने 2 कमरा दिया था टूटा फूटा, तो उसमें मैंने स्कूल ऐसा राव की मेहरबानी से जी मैंने स्कूल चालू किया था। आज मेरे स्कूल में 400 बच्चे हैं। नोट, पेन, पेंसिल, स्लेट, लंच बॉक्स, वाटर बैग, बैजोड, यूनिफॉर्म घर से लाना, घर पे छोड़ देना, ये सब व्यवस्था संस्था की डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से ये चलता रहता है। मैं कोई दिव्यांग के पास एक भी पैसा लेता नहीं हूँ। मैं खुद किसी को कहता नहीं हूँ कि मुझे पैसा दो बच्चों के लिए। मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, राधा कृष्ण में। जी। मेरी राधा ये बच्चों के लिए खाना देती है, ये बच्चों की सभी की सुविधा देती है। मेरा भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा है कि भगवान कभी दिव्यांगों को भूखा नहीं रखेगा। आपको जब 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उस समय आपको लगा था कि एक डिसेबल इंसान ने सिस्टम को जवाब दे दिया? जब मेरे ख्याल से उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आप। नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री भाजपा के थे, तो किसी को पद्मश्री देते नहीं थे वो सरकार। तो नरेंद्र मोदी ने सोचा कि चलो ले कन्नू भाई का नाम एक मैं भेज दूँ, हुए तो ठीक, दिया तो भला, नहीं दिया तो अभी भला जी। तो जैसे 25 जनवरी आई तो नरेंद्र मोदी मेरे वहाँ ये ऑर्डर लेके आया पद्मश्री अवार्ड का, और उनके साथ म्यूनसिपल कमिश्नर अर्पणा बेन भी साथ में थी। बोले आपने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। नरेंद्र मोदी बोलते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले मैंने आज तक बहुत लोगों का भलामण किया है, पर कांग्रेस वाले ने मेरा एक भी आदमी का पद्मश्री नहीं दिया, और आपका भलामण किया ना, फटाफट दे दिया। मेरी इज्जत और बढ़ गई। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने पहली गुजरात में ज़मीन के साथ साथ आपको पद्मश्री, उस समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय आपको पद्मश्री रिकमेंडेड करवाने के लिए उन्होंने आगे नाम बढ़ाया, और कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया। स्वीकार कर लिया। हाँ। सोनिया गांधी ने, क्योंकि सोनिया गांधी मेरे को जानती थी जी, वो मुख्य वड़ा प्रधान भी मुझे जानते थे कि ऐसा कोई विकलांग कुछ काम कर रहा है, कन्नू टेलर। आपके ऊपर एक फिल्म बनी कन्नू भाई द ग्रेट, विल पर चलकर विल पावर रखना। उस समय आपने जब वो फिल्म देखी तो
आपके मन में क्या भाव जगे, अपने आप को खुद देखकर क्या आंसू आए, क्या भावना आई कि आप, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी, वो भी उस समय जब पैर ना होके इंसान मंजिल तक जाने के लिए पैर चाहिए, आपने बिना पैरों से मंजिल पाई। क्या कहेंगे फिल्म देखकर? मैंने जब पिक्चर पहली बार देखी तब मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे ऊपर कोई पिक्चर उतारेगा, और ये पिक्चर इतनी चली सूरत में कि लोग हर रोज फुल हाउस हो गई। और मेरे स्कूल के बच्चे थे, मेरी स्कूल थे, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सब जगह पे पिक्चर हाउसफुल चली। कितने लोगों का मेरे पर फ़ोन आया, कितने लोगों का लेटर आया कि कन्नू भाई आपने कमाल कर दिया। मैंने कहा कुछ कमाल नहीं किया, ये तो पिक्चर में भगवान की कृपा से बन गया, नहीं तो मैं तो पैसे वाला थोड़ा हूँ, मैं संस्था में इतना पैसा भी नहीं हूँ कि 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा मैं करूँ। मैंने कुछ किया नहीं, पिक्चर वाले उतारने वाले ने उतार दिया, देखने वाले ने देख लिया। तो क्या भावना आपने आपको अरे जब मैंने स्क्रीन पे देखा देखा? कि देखो भगवान कितना दयालु है, कितनी कृपा मेरे पर किया है भगवान ने। मेरा सब काम कर दिया आज तक, कोई बाकी नहीं रखा, कुछ भी बाकी नहीं रखा। कोई बाकी नहीं रखा, कुछ बाकी नहीं रहा मेरे लिए। भारत में अभी दिव्यांगों के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सी कमी है जो पूरी होनी चाहिए? देखो मैं आपको सही बोल दूं, बिहार, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, सभी स्टेटों में दिव्यांगों की दुर्दशा बहुत नाजुक है। पोलियो हट गए हैं, नो डाउट पोलियो अभी नहीं रहे, भाग्य 2%, 3%, 5% रहे होंगे, पर मंद बुद्धि की संख्या दिन प्रतिदिन इतनी संख्या बढ़ रही है कि उनके माँ बाप दुखी हो जाते हैं। आज अपने देश में नरेंद्र मोदी ने ये दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ किया है। उसने 1995 का विकलांग धारा भी बनाया, 2007 में फिर से नया भी बनाया, 28 आदमी के उसमें समावेश भी किया है। नरेंद्र मोदी बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। वो एक दिव्यांग कमेटी के हर 2 साल में वो रिन्यू लेता है कि अभी क्या क्या बाकी है। आप इतने ऊर्जावान रहते इस उम्र में भी आप अपने मानसिक फिटनेस और के लिए क्या करते हैं? मतलब आपका डेली रूटीन क्या है? आप मानसिक फिट रहते हैं, हमेशा फिट रहते हैं, और अभी जब इंटरव्यू दे रहे हैं रात के 11 बजने को है, उसका मुझे आप, जबकि आपने खाना नहीं खाया अभी तक, कह रहे कि बेटी के साथ खाएंगे, तो ये मानसिक फिटनेस का क्या राज है? मैं हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ भगवान से। मेरी लड़ाई भगवान के साथ है, मेरी तेरे साथ किसी के साथ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी को भी बोलता हूँ कि मुझे मेरी फरियाद आपसे मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूँ कि मैं मांग के आपके पास खाना खाऊंगा। मेरी लड़ाई भगवान के साथ है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि तूने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी, और मैंने इतना कौन सा पुण्य किया कि मैं जो सोचता हूँ वो तू मुझे मदद करते रहते, तू आगे आ जाते मेरी मदद करने के लिए। और मैं सच्चे दिल से आपको बोलूँ, मुझे भगवान राधा मेरे आगे चल जाती है। राधा कृष्ण को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं भक्ति नहीं करता हूँ, सिर्फ प्यार करता हूँ। राधा को मैं अपनी माँ समझता हूँ। मैं रात को सिर्फ 3-4 घंटे सोता रहता हूँ, बाकी मैं राधा के साथ ही बात करता रहता हूँ, और सामने मूर्ति रख के उससे बात करता रहता हूँ कि मेरा ये काम कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ। आपकी जीवनी बहुत लंबी है, ये इंटरव्यू बहुत, मतलब बहुत सारे एपिसोड्स करने पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके जीवन को कहीं से, मगर एक सवाल आपसे है कि आज के युवा जल्दी से हार मान लेते हैं। कोई विकलांग या कोई दिव्यांग अगर ये शो देख रहा है, या ऐसा कोई हारा हुआ इंसान ये शो देख रहा है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे संबल देने के लिए? नहीं, मैं तो यही, आपकी तो जिंदगी पूरी मैं तो वही है। यही कहता, देखो मैं 70 साल का हो गया हूँ जी। अगले मई महीने में मैं 71 का हो जाऊंगा। पर मैं सबको यही कहता हूँ कि हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है जी। भगवान जो भी कुछ करते हैं, आप भगवान के ऊपर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। भगवान
आपको कभी गलत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और श्रद्धा भी है। जी। बस आप सत कार्य करते रहिए तो भगवान आपके साथ रहेंगे। सत कार्य करते रहिए, सत कार्य करते रहिए। मैंने सुना है कि आपने दिव्यांगों के लिए ओल्ड स्कूल ओल्ड एज होम भी बना लिए हैं, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बट और बहुत सारी अन्य सुविधाओं से उन्हें दिए। तो क्या अब आप, मैंने ये सुना है कि आप उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं, क्या ये सच है? इसके पीछे आपके कार्य चल रहे हैं? देखो डॉक्टर साहब, आपको कहाँ से सुना है मुझे नहीं मालूम है, पर ये बात सही है कि मैं एक दिव्यांगों की यूनिवर्सिटी भी गुजरात मीन सूरत में करना चाहता हूँ। इसके लिए कि ओडिशा में मैंने देखा था एक झाड़ के नीचे लोग दिव्यांग सो रहते हैं। मैंने बिहार में भी देखा है, मैं यूपी गया तो यूपी में भी मैंने देखा। तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। जी। तो मैंने मनोमन संकल्प किया है, ये मेरा ओल्ड एज होम उद्घाटन हो जाए, सब लोग रहने के लिए आ जाए। बाद में मेरा दूसरा का प्रोग्राम, दूसरा ये मेरा दिव्यांगों का यूनिवर्सिटी की तरफ मैं लक्ष्य रखूँगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद ही मैं जाऊँगा पृथ्वी लोक से, बाकी मैं जाऊँगा नहीं। मैं जो संकल्प करता हूँ ये भगवान से कहता हूँ कि मैं ऊपर नहीं आने वाला हूँ। नहीं, आपकी बहुत उम्र लंबी है, अभी तो बहुत कार्य करने हैं आपको देश के लिए। बात आपको सही देश बात के है। लिए बनाया है। आप कहते हैं ना, स्व तक सीमित नहीं रहे, राष्ट्र सेवा। नहीं, मेरे साथ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी मेरे लिए भगवान है। जी। मैं जो संकल्प करता हूँ वो नरेंद्र मोदी भगवान के रूप में आते हैं जी। और मेरा कार्य करके वो चले जाता है। क्योंकि आपकी सेवा के पीछे हमेशा धर्म रहा है, हम आपकी सेवा के पीछे सच्ची भावना रही है। और सच्चे बादशाहों की तो भगवान मदद करते ही है। बहुत मदद करते हैं। आप सच्चे बादशाह है, दिल से सच्चे बादशाह है और हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं। आपने कभी स्व का नहीं सोचा, आपने परहित को परम धर्म माना, इसलिए भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपकी पत्नी भी दिव्यांग थी, 3 साल आपने फुटपाथ पे अपना जीवन बिताया, प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, वो कहानी हमें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में पूरा मिशन थे, जिन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। कहते हैं ना, हम हार जाते हैं जिंदगी में, छोटी सी कमी आने पर हम अपनी जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं। उस इंसान ने अपने दोनों पैर ना होने के बावजूद भी लाखों लोगों को चलना सिखाया, समझना सिखाया और ज़िंदगी कैसे जीते हैं वो जीना सिखाया। इतना कि देश के राष्ट्रपति ने उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार दिया, पद्मश्री से सम्मानित किया। और यही नहीं, वो अब अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान हो चुके हैं, अपने आप में बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं। और वो अपने लिए नहीं, ये सब उन्होंने देश सेवा अपने पर हित करके वो हुए। तो सच में ये एपिसोड आप देखिएगा और उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो हिम्मत हार जाते हैं, उन लोगों को भेजिएगा जो संघर्ष करना नहीं जानते हैं, उन लोगों को भेज दीजिएगा जिनको ये लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है अगर कुछ गलत हो गया ज़िंदगी के साथ। धन्यवाद, आप सब हमेशा हर एपिसोड को प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।